फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में और आप सुन रहे हैं 12th क्लास की बायोलॉजी की डिटेल रीडिंग। ठीक है, चलिए देखो और किस तरह से पढ़ना है आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, प्लीज़ उसे नोट करके रखना। ठीक है, जो टर्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट वो कहाँ से ड्राइव की है, एक फिनोमिनन होता है ग्रीन हाउस में। ठीक है, उसमें ग्रीन हाउस में क्या होता है, एक्चुअली आप पहले ये सोचें कि आपने देखा है कि नहीं ग्रीन हाउस को। ये एक स्मॉल ग्लास हाउस होता है और ये प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। इस ग्रीन हाउस में ग्लास पैनल होता है जिससे लाइट अंदर तो आ सकती है लेकिन इसे छोड़ के बाहर नहीं जा सकती, हीट इससे बाहर नहीं निकल सकती। देयरफॉर द ग्रीन हाउस वार्म अप, इस वजह से ये जो ग्रीन हाउस होता है ये गर्म हो जाता है। वेरी मच लाइक इनसाइड ए कार दैट हैज़ बीन पार्क्ड इन द सन फॉर फ्यू आवर्स। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे आप कार को पार्क कर दो सन रेज में, मतलब खुले में जहाँ पे सूर्य की रोशनी उस पर गिरे, कुछ घंटे के लिए आप खड़ी करते हो तो वो अंदर से गर्म हो जाती है। ये फिनोमिनन बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ग्रीन हाउस होता है, ग्लास का घर जैसा होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो हमारी अर्थ पे एक फिनोमिनन होता है, ये उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक नेचुरल फिनोमेनन है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लिया गया है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी अर्थ को गर्म करने में, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने में। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस जो होता है, ग्रीन हाउस में कंफ्यूज नहीं होना, ग्रीन हाउस अलग से होता है। ठीक है, जो एक चैम्बर होता है जो ग्लास का बना होता है, जो सन रेज से गर्म हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। किस तरह से होता है ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है हमारी अर्थ पे, देखिए सूर्य से रोशनी आ रही है, ये रोशनी हमारे कुछ हिस्सा जो होता है इसका एटमॉस्फेयर से वापस चला जाता है। ठीक है, गैसेस से, बादलों से, इस तरह से, लेकिन कुछ हिस्सा जो होता है हमारी ज़मीन पे आ जाता है। अर्थ क्या करती है, दोबारा से एमिट करती है इन रेज को, किस फॉर्म में, इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में। आपने ये याद करना है। ठीक है, ये इंफ्रारेड रेज क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं और यहाँ पे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ये ऐसी गैस होती हैं जो इन इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर। जो इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर रही हैं, जो हमारी अर्थ को गर्म कर रही हैं, उनको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। इसमें कौन सी है, इसमें एक CO2 है और दूसरी मीथेन है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जो CO2 है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मीथेन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है। सन रेज आई, अर्थ से टकराई, दोबारा से एमिट हुई, किस फॉर्म में, इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में। ये उन गैसेस ने अब्जॉर्ब कर ली, कुछ हिस्सा इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया और वापस से एमिट कर दिया दोबारा से। अब जो कुछ हिस्सा बच गया वो अर्थ से फिर से टकराया, कुछ हिस्सा अर्थ ने अब्जॉर्ब कर लिया और दोबारा से अर्थ से टकराया। ठीक है, इस तरह से ये जो एक साइकिल है वो चलती रहती है और हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाता है। समझ गए इतना सा? चलिए देखते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होती है। सरप्राइजिंग, यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस would have been a chilly -18 डिग्री सेल्सियस rather than a present average of 15 डिग्री सेल्सियस। आपको आश्चर्य होगा जानकर, अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना होना तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जो अब का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस वो नहीं रहेगा, 15 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए, ग्रीन हाउस को समझने के लिए आपको सनलाइट एनर्जी का जो फेट है उसे जानना ज़रूरी है, जो मैं बता चुकी हूँ। ये क्या करता है, हमारी आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। ठीक है, और क्लाउड्स जो हैं या गैसेस हैं वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं 1/4 को जो सोलर रेडिएशंस आ रही होती हैं और उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लगभग आधी जो है वो रेडिएशंस हमारे अर्थ पे आ जाती हैं जो इसको गर्म करती हैं। ठीक है, जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो फिगर 16.6 में हमने डील कर लिया कि क्या था उसमें, आउटर एटमॉस्फेयर में किस तरह से गर्म करता है ये। जो क्लाउड और गैसेस रिफ्लेक्ट करती हैं 1/4 को, बाकी को एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा हमारी ज़मीन पे आ जाता है, अर्थ पे गिरता है जिसे गर्म करता है, और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो स्मॉल प्रोपोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, री इमिट होता है अर्थ से, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में होता है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। लेकिन
पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू द स्पेस, ये दोबारा से स्पेस में नहीं जाता, लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उनके थ्रू, वो है CO2 और मीथेन। अब जो ये मेजर हिस्सा है जो रिफ्लेक्ट हुआ है, ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। अब ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स रेडिएट करते हैं हीट एनर्जी, जो इसका कुछ हिस्सा दोबारा से अर्थ पे आता है, कुछ फिर से हीट करता है अर्थ को और दोबारा से चला जाता है। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अब ग्रीन हाउस गैसेज में कौन सी गैसेज हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, ये भी देख लो। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है CO2 का 60%, समझ गए। उसके बाद आता है हमारा मीथेन का। इसलिए इस बुक में आपके NCERT में इन दोनों गैसेस का जिक्र है। 60% कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड, 20% मीथेन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी 14% इसको कंट्रीब्यूट कर रही है और बाकी N2O है 6% कंट्रीब्यूट करती है। मतलब सारा ये है कि ये चारों गैसेस करती तो ग्रीन हाउस गैसेस का काम ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन CO2 का है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को कॉमनली ग्रीन हाउस कहते हैं, जैसा फिगर में दिखाया गया है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ लेड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। हमारी अर्थ जो गर्म हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी धरती गर्म हो गई है, ठीक है। तो पूरे विश्व में गर्मी हो गई है। पास्ट सेंचुरीज में जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट, कब बढ़ा है इसका ज़्यादातर, 3 डेकेड्स में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो राइज है, टेम्परेचर का बढ़ना है, इसकी वजह से बहुत नुकसानदायक चेंजेस हो रहे हैं, डिलीटरस इफेक्ट हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, जिसकी वजह से ओड क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं। एल नीनो इफेक्ट आपने सुना होगा। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, जो सूर्य का, समुद्र का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने से ये कहाँ पे होता है, एक्चुअली ये नॉर्थ अमेरिका में होता है। ओशन सरफेस जो है गर्म हो जाता है, नॉर्थ अमेरिका में होता है ये। तो इसकी वजह से मेल्टिंग जो होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसकी वजह से मेल्टिंग होती है आइस की पोलर कैप्स पे, ठीक है। और जो अलग जैसे हमारे हिमालय पे होती है, कई साल तक, मतलब ओवर मैनी ईयर्स, दिस विल रिजल्ट इन, क्या होगा इसकी वजह से, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, समुद्र का पानी जो है वो ऊंचा हो जाएगा। जो सबमर्ज कोस्टल एरियाज़ हैं उनको नुकसान होगा, वो डुबो सकते हैं, सबमर्ज हो सकते हैं वो कोस्टल एरियाज़। टोटल स्पेक्ट्रम चेंजेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं, उसकी वजह से मतलब रिसर्च का एक एरिया है, बन गया है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है किस तरह से कम किया जाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमारा कंट्रीब्यूशन किस तरह से हेल्प कर सकता है, आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। कुछ मेजर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको कम कर दें, इम्प्रूव करें, एनर्जी यूज़ का जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना कम करना चाहिए, प्लांट लगाने चाहिए, और ग्रोथ है ह्यूमन पॉपुलेशन की वो तो कम होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ये सारी समस्याएं हो रही हैं इंसान की बढ़ती जनसंख्या से हो रही हैं, ठीक है। जो जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सबको अगर हम कम कर देंगे तो हमारी ज़रूरतें कम हो जाएंगी। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जो हैं बहुत ज़्यादा शुरू किए गए हैं, जिसमें रिड्यूस कर सकें हम एमिशन को, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो सके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लेकिन आप अपने लेवल पे प्लांटिंग कर सकते हो, ट्रीज़ को लगा सकते हो, जो आपको इस समस्या से छुटकारा दिलवा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वंस अगेन।